नमस्ते शिक्षार्थी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है, जो आप सेट चला रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो आपकी बहुत बेहतरीन चल रही है और बहुत बेहतर सपोर्ट मिल रहा है। हम डेली आपको इसके लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आज भी आपको हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप लोगों का बहुत बेहतर प्यार सहयोग मिल रहा है। ऊंची उड़ान को ऐसे ही भरपूर प्यार देते रहिए और हम आपके लिए बेहतरीन काम करने की और अग्रसर हैं और बेहतर अग्रसर रहेंगे। तो चलिए आज क्या है, तो आज हम आपके लिए लेकर के हाजिर हैं सेट नंबर 46 बिहार एसआई, जो कि बिहार में करवाया गया था, इस ट्यूसडे को कराया गया था, उसी का पूरा सॉल्यूशन है। तो आपके सामने सॉल्यूशन लेकर के हाजिर हैं हम। आपका पूरा टॉपिक कवर करेंगे, जो कि पॉलिटिकल साइंस का, करंट अफेयर का और ज्योग्राफी का पोर्शन हम करते हैं। बाकी आदित्य सर और मनोज सर आपके साथ जुड़ते हैं। तो चलिए क्या है सर हमारा आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं और यहां से कहानी को शुरू करते हैं। 2025 महिला वनडे विश्व कप जो अभी हुआ है, जो 2025 में अभी खत्म हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है? तो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो गेंदबाज बनी है वो बनी है भारत की कौन? दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ने सबसे अधिक विकेट ली है, लगभग 9 मैच, लगभग क्या बताया आपको, 9 मैच इन्होंने खेली है और 22 विकेट इन्होंने क्या किया है, हासिल किया है। और साथ ही साथ इन्हें मैन ऑफ द सीरीज से भी क्या किया गया है, मैन ऑफ द सीरीज से भी इन्हें क्या किया गया, सम्मानित किया गया, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट भी लिया और 200 से अधिक इन्होंने क्या किया, रन भी बनाया। तो ये आपको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। चलिए दूसरे, अच्छा एना बोल्ट जो है, एना बोल्ट वो क्या नाम है आपको, ऑस्ट्रेलिया से, वो दूसरे नंबर पे है जिन्होंने विकेट लिया है। नेक्स्ट, अच्छा फाइनल में इन्होंने, फाइनल का मैच जो हुआ था उसमें उन्होंने 5 विकेट इन्होंने दीप्ति शर्मा ने लिया था। अप्रैल 2025 में यूनेस्को ने कितने नए जो है वैश्विक भू पार्कों को क्या किया है, अपनी सूची में शामिल किया है? तो ऑप्शन है आपके पास 10, 12, 16 और 20। तो वैश्विक में इसने क्या किया है, 12 जो है वह क्या किया है, अपनी सूची में क्या किया है, शामिल किया, सॉरी 12 बोल रहे, सॉरी 16, 12 नहीं, 16 शामिल किया है, 12 नहीं 16 जो है वो शामिल किया गया है। लगभग लगभग कहा जाता है कि यूनेस्को के द्वारा अप्रैल में जो है लगभग 16 को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। 50 देशों में लगभग कहा जाता है, टोटल 50 देशों में अप्रॉक्स में आप समझ लीजिए 50 देशों में जो है 229 अभी तक जो है वैश्विक पार्क जो है वह का सर्वेक्षण या यूं समझ लीजिए उनको सूची में शामिल किया जा चुका है, जो कि 8,55,000 स्क्वायर किलोमीटर में टोटल जो है इसका क्षेत्रफल आपको देखने में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। हाल ही में ऊपर मई 2025 में किस देश ने मिस्र ईरानी मैत्री पुल जो है उसका उद्घाटन किया? ये क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से आपके क्वेश्चन में जो है शायद ये चेंज है मेरे हिसाब से। आपने जो टेस्ट दिया होगा उसमें ये क्वेश्चन चेंज है। क्वेश्चन ये था कि मई 2025 में शायद क्वेश्चन ये था कि ऑपरेशन राहत से संबंधित क्वेश्चन था कि जो फ्लड आया था पंजाब में उसमें कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो पंजाब में जो फ्लड आया था, थोड़ा सा इसको मिला लीजिएगा, आपने जो टेस्ट दिया था उसका डिफरेंट होगा क्वेश्चन। पंजाब में जो बाढ़ आया था उसमें ऑपरेशन राहत चलाया गया था, याद रखिए कौन सा ऑपरेशन राहत चलाया गया था। उसी में आपको एक ऑपरेशन जो है राहत से संबंधित बात करता है कि पंजाब में लगभग 13,000 जो है वह अधिक से अधिक इसमें क्या किया गया है, जगहों पे या अधिक लोगों को क्या किया गया, फंसे हुए लोगों को चिकित्सा मुहैया, ये सब चीजों को कराया गया, ये आपको देखने को मिलेगा। मई 2025 में भारत ने किस देश के साथ कृषि सहयोग पर एक समझौता किया? तो ये अर्जेंटीना हो जाता है, अर्जेंटीना के साथ जो है मई में किया। ऐसे हाल में भारत ने भूटान के साथ भी क्या किया, समझौता किया। जून 2025 में नासा ने मंगल ग्रह पर जीवन के संकेत का पता लगाने के लिए किस जो है मिशन को मंजूरी दी है? तो मिशन जो है वो आपको परसिवरेंस जो है 2.0 को क्या किया है, नासा ने क्या किया, इसे मंजूरी दिया है। और इसका उद्देश्य ये है कि वहां पे जो चट्टान है, ऐसा माना गया है कि वहां की जो चट्टान है, जिसका नाम आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, यहां पर एक चट्टान को लेकर के बात चल रहा है ना, जो चट्टान है वह चेवा चट्टान एक है, उस पर माना जाता है कि हो सकता है कि जीवन लाइफ उस पर पॉसिबल किया जा सके, वहां पर मानव जीवन हो सके। बिहार में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय की स्मारक स्तूप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन किया गया ये वैशाली में किया गया है। वैशाली में एक जगह है जिसका नाम है वैशालीगढ़, याद रखिएगा, वहीं पर जो है वैशालीगढ़ में ही जो है इसकी क्या की गई है, स्थापना की गई है। और ऐसा माना जाता है कि यह मतलब जुलाई में है ना, जुलाई में ऐसा माना क्या जाता है, 29 जुलाई एक्यूरेट हम आपको अगर बताएं, 29 जुलाई 2025 को जो है इसको क्या किया गया, स्थापित किया गया, जिसमें हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी जो क्या थे वो उपस्थित थे। और कहा जाता है कि बुद्ध का ये एक पवित्र एक अवशेष या पवित्र कह सकते हैं कि एक स्थान के तौर पे ये देखा जाता है। लगभग लगभग कहा जाता है कि 550 करोड़ की लागत से ये जो है ये बनाया गया है और 72 एकड़ में क्या है इसकी कुल भूमि है, 72 एकड़ में कुछ कुल भूमि है और 550 करोड़ की क्या है इसकी लागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए विस्तृत नियम कानून लागू करने वाला, मतलब आवारा कुत्ता जो होते हैं जो कहीं ना कहीं रोड पे चलते लोगों के लिए खतरा बन सकता है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर गाइडलाइन जारी किया। तो उसी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की सरकार ने क्या किया है, इस योजना को अपने राज्य में क्या किया है, लागू किया है। और इसमें कुत्तों के लिए भोजन स्थान, जो एक भोजन स्थान होगा जहां पर कुत्ते को भोजन कराया जाएगा, साथ ही साथ कुत्ते को नसबंदी भी करवाया जाएगा ताकि उससे खतरा जो है वह मतलब जो प्रजनन दर बहुत ज्यादा होता है उसको कम किया जा सके। और साथ ही साथ जो है
कुत्ते की उचित व्यवस्था भी की जा सके, इसी को लेकर के ये किया गया है। आपको पता है कि 22 अगस्त को जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, इसको लेकर के गाइडलाइन जारी किया था। उसी गाइडलाइन को क्या किया, इसने अपना एक्सेप्ट मान करके वहां पे लागू किया है। 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? तो अभी जो हमारा 2026 में आने वाला 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, उसमें यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता आ रहे हैं। कौन कौन आ रहे हैं? तो उर्सुला वान डू डेर लियोन जो कि ईयू के अध्यक्ष हैं, और एंटोनियो कोस्टा जो है ना, ये दोनों जो है यूरोपियन संघ के, ये दोनों क्या कर रहे हैं, अगले जो हमारा 26 जनवरी है उसमें ये क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। ये पहला ऐसा मौका है जब कोई एक देश में ईयू के, पूरी तरह से कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन के संघ की तरफ से जो है, मतलब सोचिए एक संस्था के ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक पूरी तरह से ईयू जो है एक बहुत बड़ा संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मेंबर जो है पहली बार किसी यूरोपियन संघ के मेंबर ये आ रहे हैं। इससे भारत और यूरोप के बीच के रिश्ते बहुत बेहतर होंगे। वैश्विक स्तर पर भारत और यूरोप और बेहतर मजबूत के तरफ आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारत की पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा, जिसको सर्किक रीजन भी हम लोग कहते हैं, गुजरात और राजस्थान में कौन सा त्रिसेना अभ्यास किया गया? तो ये तीनों सेनाओं का एक अभ्यास हुआ है जिसका नाम है त्रिशूल, जिसमें आपको नौसेना, जल सेना, थल सेना, ये सब मिल करके क्या किया है, अभ्यास किया है, ताकि पाकिस्तान के जो बॉर्डर हैं उस पर हम लोग और तैनाती को बेहतर कर सके। और पता होगा लगे दिन आपको पता होगा पाकिस्तान की तरफ से कई आतंकवादी जो है वो गतिविधियां होती है। इसी को ध्यान में रखते हमारे तीनों सेनाओं के द्वारा क्या किया गया, इसको त्रिशूल नाम से क्या किया गया, ये कराया गया है। ये भी दिमाग में आप बैठा लीजिएगा। नौसेना के अध्यक्ष, अगर वही बात करें, अध्यक्ष मतलब नौसेना के मुख्य जो प्रमुख हैं अमरप्रीत कौर, फिर उसके बाद अमनप्रीत कौर वायुसेना के हो जाते हैं। ठीक है, आपको ये दिमाग में बैठा लेना है। कौन है? अमनप्रीत सिंह जो है ना, वो जो हो जाते हैं। फिर उसके बाद दिनेश त्रिपाठी जो है वो आपको थल सेना को देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आगे चलेंगे तो उपेंद्र जो है द्विवेदी, वो आपको ये थल सेना से क्या नाम है, जल सेना से हो जाते हैं, नौसेना जिसको आप कहते हैं, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि ग्रैंड इथोपियन रेंसा बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये नदी जो है आपको ब्लू नदी है ना, कौन नदी है? ब्लू नदी जो है ये जो है बहुत फेमस रेंसा बांध है, जो कि जल विद्युत बांध बनाया गया। हाल ही में बहुत ज़्यादा ये क्या था, चर्चा में था। और ये अफ्रीका का सबसे बड़ा पुल है, याद रखिएगा, अफ्रीका का सबसे बड़ा जो है ये एक बांध बनाया गया है, जो कि लगभग 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी, और अभी हाल में 2025 में क्या किया गया, इसका सितंबर में उद्घाटन कराया गया। ये भी दिमाग में आप बात को बैठा लीजिएगा। और वहाँ का ये सबसे बड़ा जो है वह एक क्षमता वाला है, लगभग 6400 मेगावाट जो है इसकी कुल उत्पादन क्षमता है। सितंबर 2025 में वीएल कांता राव के स्थान पे भारत के नए खान सचिव, यानी खान मतलब माइनिंग का जो पार्ट है ना, माइन का, उसके सचिव के रूप में किसे पदभार किया गया? तो ये पीयूष गोयल को दिया गया है ना। ये किसे दिया गया? पीयूष गोयल को जो है ये पद जो है दिया गया है। आपको पता होगा 1994 में एक आईएएस ऑफिसर कैडर के, नागालैंड कैडर में ये रह चुके थे। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से वैध बनाने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन सा बन गया? तो उरुग्वे जो है वह इच्छा मृत्यु को लेकर के जो है एक नया बिल पारित किया है। और नया बिल जो पारित किया ये कि कोई व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से क्या करता है, मृत्यु चाहता है, तो उसको लेकर के एक बिल पारित किया है, यानी कि गरिमापूर्ण मृत्यु विधेयक एक पारित किया गया। याद रख लीजिएगा, गरिमापूर्ण मृत्यु विधेयक पारित किया गया है। उसी मृत्यु विधेयक के तहत जो है वहां पर क्या हो सकता है कि आप वैधानिक रूप से आप क्या कर सकते हैं, मृत्यु के दंड आपको दिए जा सकते हैं, या यूं समझिए कि मृत्यु को वैध घोषित किया जा सकता है। चर्चा में रहा रक्षम त्रिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जो चर्चा में रहा ये जो है आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, क्योंकि वन्यजीव अभ्यारण्य और अभ्यारण्य से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो ये आपका कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश का एक जगह है किन्नौर जिला, याद रखिएगा कहाँ पे? किन्नौर जिला है ना। तो उसी किन्नौर जिला के जो है नज़दीक में ये बनाया गया है, मतलब ये वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि हाल ही में भी क्या रहा है, चर्चा में रहा है। और ये जो चित्रकूट आपको वहाँ पे है, एक गाँव है, एक बस्ती है ना, वहीं पर ये बसा हुआ एक क्षेत्र है। उसके बाद नई रैंकिंग के अनुसार दुनिया की एयरफोर्स पावर में भारत कौन से स्थान पर? नई जो अभी जारी किया गया, इसमें भारत का पूछ रहा है कौन सा स्थान है। तो भारत का जो है तीसरा स्थान है। पहले नंबर पर अमेरिका है, भारत इससे पहले चौथे नंबर पे था। भारत ने चीन को पछाड़ते हुए, और चीन और को पछाड़ा तो भारत जो है अमेरिका, रूस, और उसके बाद भारत जो है वह तीसरे नंबर पर जो है वह रैंक हासिल कर लिया है। तो इससे पहले कौन था? अमेरिका था, उससे पहले कौन था? रूस था। अच्छा, इसको वर्ल्ड जो है ना, इसको जारी करने वाला जो है वो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री है, वो इसको क्या करता है, प्रतिवर्ष जारी करता है, रैंकिंग के हिसाब से इसको जारी किया जाता है। भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक जो है उसका नाम क्या है? भारत ने अपना एक एंटीबायोटिक बनाया है, उसका नाम क्या है? तो नेफ्रोथ्रीमाइसिन जो है ये बनाया गया, जो कि स्वास्थ्य से संबंधित जो है यह एक एंटीबायोटिक है, जो कि निमोनिया में खास करके जो है जो पीड़ित कैंसर, या फिर कह सकते हैं कि मतलब निमोनिया खास करके, और जो कैंसर, याद रखिएगा, इसके इलाज में साथ ही साथ आपको मधुमेह जो होता है ना, मधुमेह, उसके इलाज में जो है ये बहुत एक बेहतर साबित होगा। और मिनकाफ आप नई नाम जानते जान लीजिए, जो मिकनाफ नाम से जो है ये दवाइयाँ जो है कंपनी बनाती है, जो भारत में बहुत फेमस है। और ये दवाई जो है
वॉक हार्ट के द्वारा जो है इसको बनाया गया। वॉक हार्ट जो है उसको ये बनाया है। हाल ही में चर्चित रहे महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये जो है वह गोवा राज्य में है। महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत अभी हाल में चर्चा था, इसको टाइगर रिजर्व बनाने का बात चल रहा है। ये गोवा में है और जैव विविधता के हिसाब से बहुत ये बेहतर है। बहुत सारे दुर्लभ प्रजाति जो है यहाँ पर पाई जाती है और चर्चा में इसलिए था क्योंकि इसको जो है हाल में टाइगर रिजर्व बनाने की बात जो है वो चल रही थी। और ये जो घाट का बात करेगा तो जो चोरला घाट है वहाँ पे वहीं पर इसको देखा गया। ये मतलब चोरला घाट के ही पास है। हाल ही में लड़कियों के लिए देश की पहली फीफा प्रतिभा जो है अकादमी वो कहाँ लगाया गया? तो ये अकादमी जो लगाया गया ये आपको हैदराबाद तेलंगाना में जो है ये फीफा अकादमी को क्या किया गया? लगाया गया। ऑल इंडिया जो फुटबॉल फेडरेशन है जो कि 1937 में बना था, यानी AIFF जो है इसने 1937 में इसको बनाया गया और इसी ने क्या किया है हाल ही में अभी यहाँ पे क्या किया है मतलब एक तो IAF और वहाँ की तेलंगाना की सरकार ने दोनों ने मिल करके वहाँ का जो स्टेडियम है उस स्टेडियम का अगर हम नाम आपको बताएं तो गाची वेलवाली एक स्टेडियम है, वहीं पर ये बनाए जाने का क्या किया गया? प्रस्ताव डाला गया। याद रखिए गाची बुलवाली जो है स्टेडियम है वहीं पर ये प्रस्ताव में डाला गया है। और प्रस्ताव क्या मतलब अकादमी जो है वह शुरू किया गया। मई 2025 में जो NIA है जिसको राष्ट्रीय जांच एजेंसी कहते हैं उसके महानिदेशक DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपको ये पहले भी सवाल आ चुका था और अभी भी है। सदानंद वसंत दांते जो थे वह क्या है कि इसके नए बने हैं। इससे पहले कौन? इससे पहले दिनकर गुप्ता जो थे, इससे पहले ये रह चुके थे। इससे पहले कौन थे? दिनकर गुप्ता जो थे वो दिनकर गुप्ता की जगह लेंगे और इनका जो कार्यकाल है 2026 के दिसंबर तक इनका कार्यकाल है। सितंबर 2025 को बिहार सरकार की घोषणा किया कि मोकामा से मुंगेर तक के लगभग कितने किलोमीटर को 4 लेन ग्रीनफील्ड जो बनाया जाएगा? तो ये 82.4 किलोमीटर के आसपास, लगभग कह सकते हैं आप 82 किलोमीटर जो है यह बनाया जाना है, जो कि कहा जाता है बक्सर से लेकर के एक नया मतलब कॉरिडोर चल रहा है जो कि बक्सर से भागलपुर को सीधा जोड़ने के लिए कह सकते हैं, भागलपुर को जोड़ने के लिए जो है एक कॉरिडोर चल रहा है। उसी कॉरिडोर के तहत जो है लगभग 4,447 रुपये के करोड़ के लागत से जो है 4,447 करोड़ के लागत से इस रोड को बनाए जाने का घोषणा किया गया। सितंबर 2025 में किसने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड पहल का वर्चुअल माध्यम से, अभी हाल ही में पता होगा सितंबर में जो चुनाव था अपने भारत में उससे जस्ट बिहार में, उससे पहले जो है नरेंद्र मोदी जी ने और नीतीश कुमार, आपको पता होगा कि महिलाओं को खास करके जीविका को अपना कैसे और ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा सके और साथ ही साथ कैसे स्वरोजगार और स्वावलंबन बन सके उसको लेकर के इन्होंने वर्चुअल क्या किया, बहुत ज़्यादा महिलाओं के साथ संपर्क किया था जिससे डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सके। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से कौन से देशों से होकर के नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा इसमें से केन्या, सोमालिया, ब्राजील इन सब से होकर गुजरती है। भारत से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है क्योंकि भारत जो है भूमध्य रेखा के क्या है ऊपर है। आप ये दिमाग में बैठा लीजिए, भारत जो है वो भूमध्य रेखा के ऊपर 8 डिग्री के आसपास भारत लाइज करता है। यानी अगर भारत का आप भारत का अगर आप मैप देखेंगे तो आपको पता होगा कि ये भारत 8 डिग्री के आसपास ये लाइन जाती है। तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो है उसके ऊपर लगभग 13 देश जो है वह इसके ऊपर गुजरती है, जिसमें से अप्रॉक्स में बात करें तो दक्षिण अमेरिका से 3 देश हो जाते हैं और जो लगभग 7 देश हैं वो अफ्रीका से हो जाते हैं और 3 देश जो है वो एशिया से हो जाते हैं, जैसे मालदीव है, इंडोनेशिया है, किरिबती है। ये आपको क्या नाम है आपको एशिया से देखने को मिल जाता है। वहीं पर दक्षिण अमेरिका में जाएंगे तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील ये सब देश हो जाते हैं। फिर उसके बाद केन्या जो है आपको वो सोमालिया है, कांगो है, ऐसे टोटल 13 देश जो है वह उसके ऊपर से क्या होती है गुजरती है, जिसमें भारत नहीं है। इसलिए भारत आपसे ये भी पूछते हैं कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो 13 देशों से होकर के गुजरती है। निम्नलिखित में से किस अवधि में क्वाड्रेट्रियस नामक जो है उल्का वृष्टि पृथ्वी की समानता दिखाई देता है? तो ये एक उल्का जो है पिंड है, उल्का वृष्टि है जो कि लगातार आपको आते हुए दिखेगा। किस महीने में समानता देखने को मिलता है? तो ये दिसंबर से जनवरी के महीने में आपको ये समानता देखने को मिल जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो बुटस नक्षत्र है वहीं से ये निकलती है, बुटस नक्षत्र से निकलती है और समानता आपको ये जनवरी और दिसंबर में देखने को मिल जाता है। तटीय क्षेत्रों में रात के समय में हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि कारण ये है कि जो तटीय स्थल होता है वहां पर 2 भाग आप समझिए कि अगर भारत का एक बात पकड़ ले आपको तो ये तट प्रदेश हो गया और ये समुद्र का पार्ट हो गया। जब सनलाइट आता है तो दिन में दोनों गर्म होता है, ठीक है, और जल्दी भूमि का ये खासियत है कि ये जल्दी गर्म होगा तो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। तो जब ठंडा हो जाएगा और ये गर्मी रहेगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि पानी जो है भूमि जो है पानी की तुलना में धीमी गति से ठंडी होती है, इस वजह से समुद्र की ओर से क्या करती है यहाँ पर हवा आपको चलता हुआ दिख जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है मानसरोवर से के निकट राकसताल जो है उत्तर पश्चिमी सिरे से निकलती है? तो राकसताल के उत्तर पश्चिम सिरे से नदी जो है वो सतलज निकलती है। बाकी नदी जो है वो आपको साउथ की नदी हो जाती है, नर्मदा, आपको पता होगा मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से निकलती है। वहीं पर अगर रावी का बात करेंगे तो रावी भी जो है वो आपको ऊपर पे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है कहाँ हिमाचल प्रदेश में वहां से निकलती है। तो ये जो आपको मानसरोवर से निकलती है वो मुख्यतः आपको सतलज ही देखने को मिलता है। ऐसे मानसरोवर से और नदी कौन सा निकलता है? तो सिंधु निकलती है, सतलज निकलती है, इसके अलावा आप चलेंगे तो क्या नाम है आपको क्या नाम है करनाली नदी है वो निकलती है ना। तो ये सारी नदी आपको देखने को मिल जाएगा जो वहां से निकलती है। साथ ही साथ आप इधर साइड आती है एक नदी ब्रह्मपुत्र, वो भी निकलती है वहीं से।
झारखंड और छत्तीसगढ़ जो है राज्य में किसका भंडार है? तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में कोयला का भंडार है, बहुत ज़्यादा जो है कोयला आपको वो देखने को मिल जाता है। बाकी सभी अन्य चीज़ों में उतना नहीं है, तो आपको कोयला का भंडार देखने को मिल जाता है। निम्नलिखित में से जो है वह ये आपको सोना वगैरह देखेंगे तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उत्पादन इलाके, बिहार में भी इसका खान है। पेट्रोलियम चले जाएंगे तो आपको राजस्थान, गुजरात देखने को मिल जाएगा, असम। सिलिकन जो है वो सिलिकन वैली जो है ना, वो जिसको बेंगलोर वगैरह आप कहते हैं। कृषि में जो है हरित क्रांति, उसकी उपलब्धि में जश्न मनाने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए? तो सरकार ने कदम उठाने के लिए समझिए कि एक विशेष डाक टिकट जारी किया, जो कि गेहूं क्रांति को लेकर के जारी किया गया, जिसमें गेहूं का एक फोटो बना हुआ, आप गेहूं के जो दाने देखते हैं उसका एक बना हुआ बाली का। दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों, वहाँ पे दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है यही लाल मिट्टी एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। वहाँ पर सबसे अधिक यही मिट्टी पाई जाती है। कम जहाँ वर्षा होती है वहाँ पर आपको ये मिट्टी देखने को मिल जाता है, जबकि दक्षिण भारत में काली मिट्टी भी पाई जाती है और आपको लेटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है। निम्नलिखित में से भारत में गर्म लू जो चलती है वो कहाँ चलती है? तो गर्म लू जो है ये उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में जो है ये गर्म लू चलती है, जिसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से भी जानते हैं। जैसे आप पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो इसे काल बैसाखी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उद्योग नहीं है? तो जूट जो है यह मुख्य उद्योग नहीं है। हालांकि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग का नाम जो है वह बदल दिया गया, इसका नाम उद्योग और आंतरिक व्यापार, यानी इसका अब जो नाम है उद्योग एवं आंतरिक विभाग या आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग इसका नाम हो गया है ना। इसको नाम को क्या कर दिया, 2014 में इसका नाम बदल दिया गया था, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। भारत के किस शहर को ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? डेट्रॉइट एक शहर हुआ करता था अमेरिका में, जो कि बहुत फेमस था ऑटोमोबाइल के लिए, अभी भी है लेकिन कम हो गया, बहुत कम। भारत में चेन्नई जो है इसको डेट्रॉइट कहा जाता है। चेन्नई सबसे अधिक ऑटोमोबाइल के उत्पादन में सबसे नंबर 1, 1/3 जो है वहीं पर जो है उत्पादन होता है। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसने संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाले संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकर्ता के रूप में जो है उनका नाम आता है? तो इसके लेकर के आप दिमाग में दो बात बैठा लीजिए। के.एम. मुंशी सलाहकार के नाम पे आप जानते होंगे ना, जो आपको प्रारूप समिति के सलाहकार के तौर पे आपका नाम आएगा। वहीं अगर हम बात करेंगे एस.एन. मुखर्जी जो है, याद रखिए कौन, एस.एन. मुखर्जी जो है ये एक तरह से कह सकते हैं कि सचिव भी थे, जो ये था उसका सचिव भी थे और संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकर्ता भी थे। और अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपको पता होगा, भीमराव अंबेडकर थे। ये सलाहकार थे, ये सचिव थे और वो अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया? तो भारत का जो है कनाडा से लिया गया। केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है विधायी शक्तियों का खास करके, और जिसमें से केंद्र जो है वो ज्यादा शक्तिशाली होगा राज्य की अपेक्षा, है ना, तो केंद्र की तरफ ज्यादा झुकाव रखा गया, ये हमने कनाडा से लिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों के वन्यजीव अभ्यारण्यों को सुरक्षा देता है? तो 48A जो है, याद रख लीजिएगा, 48A जो है वह वन्यजीव वन को सुरक्षाओं का बात करता है, तो 48A हो जाएगा। 7 नवंबर 2022 को भारत ने के सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के हैं, जिसको आप अपर जाति में रखते हैं लेकिन वो कमजोर वर्ग में आते हैं, EWS, जिसको इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस या इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन के नाम से या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कहते हैं, उनके लिए जो है वह कौन सा जो है संशोधन खास तौर पर आरक्षण के तौर पर रखा गया है? तो इसको आप बैठा लीजिए दिमाग में। इसके लिए आप समझिए कि 103वां जो संविधान संशोधन है, 103वां संविधान संशोधन जो है इसको लेकर के ये बात होता है। साल 2019 में ये अधिनियम आया, बाद में एक मामला सुप्रीम कोर्ट को चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को वैलिड ठहराया और कहा कि नहीं ये बिल्कुल सही है, जिसमें 33% जो है वह आपको 33% बोले 10% जो है आपको EWS को क्या किया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है। 101वां संविधान संशोधन आपको पता होगा GST से संबंधित का बात करता है। 102वां जो है NCBC जो है, NCBC नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है उसको लेकर के बात करता है। और 104वां जो है आपको क्या नाम है, जो कि 2 जो एंग्लो इंडियन का प्रावधान था उसको लेकर के ये बात करता है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को कानूनी परिवर्तन, मौलिक अधिकार को ऑब्वियसली बताइए, कानूनी परिवर्तन का अधिकार कौन? भैया यही तो है, कौन? अनुच्छेद 32 जो है, जिसको आप क्या कहते हैं कि जिसमें रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, है ना, उपचार के नाम से आप जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर है? तो सबसे कम सेवा का बात होगा तो भैया ये अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए रहे। हालांकि कार्यवाहक के रूप में गुलजारी लाल नंदा जो है ये भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पे जो है 2-2 बार जो है 13-13 दिन के लिए ये भी बने थे, लेकिन एज ए कार्यवाहक यहाँ प्रधानमंत्री पूछ रहा है तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी देखने को मिल जाएंगे। चंद्रशेखर जी जो है वो 7 महीने के लिए बने थे। वहीं चौधरी चरण सिंह का कहेंगे तो 5.5 महीने के लिए ये बने थे, 5.5। हालांकि ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद भवन तक नहीं पहुंचे थे एज ए प्रधानमंत्री के तौर पर, क्योंकि उस समय इमरजेंसी का कार्यकाल चल रहा था। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन बने? तो भारत के जो दूसरे उपराष्ट्रपति बने, ऐसे 2 बार लगातार जो है आपको पता होगा कि एस राधाकृष्णन ही बने थे, लेकिन 62 से लेकर के 67 तक जो है जाकिर हुसैन बने थे, और फिर जाकिर हुसैन 67 से 69 तक एज ए राष्ट्रपति के तौर पे भी रह चुके थे। 69 में फिर इनकी मृत्यु हो जाती है तो पद खाली हो जाता है, फिर वीवी गिरी जो है वो बनते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने के इच्छुक व्यक्तियों की आयु कितनी होनी चाहिए? तो भैया राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, उम्र 35 साल होना चाहिए। राज्यपाल हो या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो तो 25 वर्ष होना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 25 साल होना चाहिए। विधानसभा MLA 25 साल होना चाहिए। लोकल लेवल का चुनाव 21 साल होना चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 साल होना चाहिए। ये आप दिमाग में ऐसे भी बैठा लीजिएगा। उसके अलावा
दो क्वेश्चन। और भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 224 से लेकर के 214 से लेकर के 231 तक जो है वह उच्च न्यायालय का जिक्र किया गया। ये याद रख लीजिएगा, ये भाग किस में आता है, भाग 6 में आता है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे 233 से लेकर के 237 जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय का जिक्र होता है। वहीं अगर उच्च न्यायालय का बात करेंगे तो 124 से लेकर के 147 तक जो है वह उच्च न्यायालय का बात होता है, जो कि भाग 5 में आ जाता है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद है तो सर्वोच्च न्यायालय के उस मामले को क्या कहें, सर्वोच्च न्यायालय पता होगा 3 तरह का मामला को देखता है। एक होता है उसका मौलिक क्षेत्राधिकार, जो मतलब मुख्यतः मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट को चला जाएगा, तो ये मौलिक क्षेत्राधिकार में आता है। दो राज्य के बीच में या केंद्र और राज्य के बीच में मामला हो तो ये मौलिक अधिकार होगा। सलाह कई बार क्या करता है, सलाहकारी के रूप में होता है। जब कोई मामला नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो अपीलिया हो जाता है। रिट तो आपको पता होगा अनुच्छेद 32 के तहत क्या करता है, वो रिट जारी करता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मजा आ गया होगा। बाकी प्यार थोड़ा सा और बना के रखिए, बना करके रखेंगे हमें और काम करने में मजा आएगा। थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो रहा है तो उसके लिए माफी चाहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और हम लोग अभी ये कारवां की शुरुआत ही चल रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इस पहल में जुड़े हुए हैं। और 40 नंबर तक का जो भी सवाल है आप सुमित सर के साथ बहुत अच्छे तरीके से देख लिए होंगे। हम लोग 41वें नंबर से बढ़ते हैं। 41वें नंबर का सवाल जो हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता है। तो बता दें, इसमें आय विश्लेषण से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जितना भी चीज़ होता है वो समष्टि अर्थव्यवस्था के अंदर आता है। तो ये आय विश्लेषण से संबंधित जो चीज़ें होंगी वो समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। सकल घरेलू उत्पाद और विदेशी से अर्जित शुद्ध कारक आय का योग्य क्या कहलाता है। जब ये दोनों योग्य मिल जाते हैं तो क्या कहलाते हैं। किसी देश की अगर नागरिक के बारे में उल्लेख या फिर विदेशों की आय को इसमें छूट दी जाती है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग जीएनपी कह के पुकारते हैं, उसको हम लोग सकल राष्ट्र आय कह के पुकारते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद और विदेश से अर्जित जो शुद्ध कारक योग हैं, उन दोनों चीज़ को अगर मिला लिया जाए तो हम लोग उसको जीएनपी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि उसको हम लोग जीएनपी कह के पुकारते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कह के पुकारते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। तो बता दें कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि श्रम एवं न्यूनतम कार्य क्षमता जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं। पूंजी निर्माण का न्यूनतम दर भी लक्षण है। भारतीय व्यक्ति निम्न आय भी इसका लक्षण है। तो लक्षण क्या नहीं है, तो प्राकृतिक संसाधनों में कमी, ये इसके लक्षण नहीं है। तो ध्यान रखना, भारत व्यवस्था के जो लक्षण है वो प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ये लक्षण नहीं है। ठीक है, कि कमी नहीं होनी चाहिए, ये हमारे लक्षण में नहीं आती है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रहित करता है। किसको अग्रहित करता है, मानव पूंजी अगर बढ़ता है तो ये किसको अग्रहित करता है, तो ये संसाधनों की समुचित प्रयोग को अग्रहित करता है। अगर मानव पूंजी बढ़ेगा तो संसाधन का भी प्रयोग बढ़ेगा, उत्पादनकर्ता में वृद्धि होगा। मानव पूंजी बढ़ेगा तो उत्पादन में भी वृद्धि होगा, कुशलता में भी वृद्धि होगा। तो ये किस में वृद्धि करता है, ये इनमें से सभी को वृद्धि करता हुआ नजर आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, तो यहाँ पर एक सवाल है कि निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का सर्वप्रथम विकसित किया गया है। कौन, किनके द्वारा विकसित किया गया है, तो हम लोगों ने इसे बहुत बारी डिटेल किया है। 1965 में इसका गठन किया गया था। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसी के अंतर्गत जो है मानव विकास सूचकांक, जिसको हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, उसका गठन किया गया है, जहाँ पे मानव की स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब चीज़ को देखने के बाद आंका जाता है और जो खराबियाँ हैं उनके ऊपर बात की जाती है। भारतीय दलहन अनुष्ठान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो यह हमें कहाँ देखने को मिलता है, यह हमें जो दलहन अनुष्ठान है ये हमें कानपुर में स्थित देखने को मिलता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कानपुर। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो बता दें स्मार्ट मनी मतलब ऐसा मनी जिसका इस्तेमाल हम लोग स्मार्ट तरीके से करते हैं, तो वो हमें इंटरनेट बैंकिंग में नहीं देखने को मिलता है। मतलब जब हम कभी किसी चीज़ की सामान खरीद रहे हैं तो उसमें डिस्काउंट लगाना, या फिर हम कभी पैसे भी ले लिए उस पर हम लोग थोड़ा पेमेंट करना 50 डेज डिले के बाद जो एक चला आया है, तो बैंक के बचत खाते में नहीं, स्मार्ट नहीं है, बहुत पुराना चीज़ है, चालू खाता पुराना चीज़ है। तो आज के समय में क्या आ चुका है, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, तो स्मार्ट मनी के तौर पे अब क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया जाता है, तो क्रेडिट कार्ड इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस परिस्थिति में सरकार द्वारा देश में नकदी की मात्रा को बढ़ाई जाती है, ठीक है, मतलब देश में नकदी की मात्रा को बढ़ाई जाती है, तो बता दें भारत क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में आके, बाजार में आके पूंजी गिराते हैं, पूंजी देते हैं। ये स्थिति कब आती है, बाजार में पूंजी की स्थिति, अब ये जब पूंजी को जो बढ़ाया जाता है वो मुद्रास्फीति के समय, जब मुद्रा की दाम कम हो जाती है तभी तब ये चीज़ किया जाता है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा, बी नंबर, जब मुद्रा की स्थिति धीरे धीरे कम हो जाती है तभी तब ये स्थिति लाया जाता है।
वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या कितनी है, पूछा जा रहा है वर्तमान में। अगर 2017 में पूछा जाता तो 27 होता, ठीक है, 2017 में पूछा जाता तो 27 होता, लेकिन अब बहुत सारे बैंकों की जो संख्या है, मतलब बहुत सारे बैंकों को मर्ज कर दिया गया है, अब वो कितना हो गया, अब वो 12 हो चुका है। 2017 पूछता ना सर, अगर 2017 पूछता तब वो 27 हो जाता, क्योंकि 2017 में ये जो संख्या थी वो 27 थी, लेकिन अब ये कितनी हो चुकी है, अब ये हो चुकी है हमारी मात्र 12, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं किया गया है, ठीक है, तो किसका निर्धारण आखिरकार बैंक नहीं करता है, तो वो प्राइम लैंडिंग रेट का निर्धारण नहीं करता, बैंक दर का निर्धारण जो है आरबीआई के द्वारा किया जाता है, सीआरआर का निर्धारण भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है, एसएलआर का भी जो निर्धारण है वो आरबीआई के अंदर किया जाता है, लेकिन पीएलआर जो भी हम बात किए, ठीक है, पीएलआर जिसका हम लोग बात किए प्राइम लैंडिंग रेट, इसका निर्धारण जो है वो आरबीआई नहीं करती है। निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी त्रावणकोर थी, तो बता दें ये जो है हमारी क्या होगी, ये केरल की जो राजधानी थी, ठीक है, केरल दक्षिण के भारत में हमें देखने को मिलता है, उसकी राजधानी त्रावणकोर हुआ करती थी, तो केरल उसका राइट आंसर होगा। भारत राष्ट्र कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात की जा रही है भारतीय कांग्रेस में, तो 1887 में हमें देखने को मिलता है तीसरे कांग्रेस के रूप में, ठीक है, 1887 में तीसरे कांग्रेस के रूप में बदरुद्दीन तैजी, ठीक है, तो ये कौन से थे, तो ये तीसरे थे, याद रखिएगा तीसरे, और हमें कब देखने को मिलते हैं 1887 में, ठीक है। दूसरे थे दादा भाई नेहरू जी, ये भी याद रखिएगा, दूसरे थे दादा भाई नेहरू जी, तीसरे थे हमारे ये तीसरे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन पहले मुस्लिम अध्यक्ष हमें देखने को मिलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक जो गुलामगिरी है, इनको किसने लिखा है, तो ये सवाल हम लोगों ने पहले भी एक बार जिक्र किया था, याद करिए। गुलामगिरी जिसकी रचना 1873 ईस्वी में होती है, जिसमें गुलाम के ऊपर, गुलामी प्रथा के ऊपर और साथ साथ जाति व्यवस्था के ऊपर, जाति में जितनी खराबी है उनके ऊपर भी बात किया गया है, और ये हमें 1873 में देखने को मिलता है, और ये कार्य ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया है, ठीक है, ये कार्य ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया है। उन्होंने गुलामीगिरी की रचना की थी, जिसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में हुआ, जिसमें गुलामों के ऊपर और साथ ही साथ जाति व्यवस्था के ऊपर उन्होंने कड़ी आलोचना की है। तो ध्यान रखना है कि अगर कल दिन सवाल बन जाता है कि गुलामगिरी का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1873 ईस्वी में कौन लिखे हैं, ज्योतिबा फुले, और फिर उसमें किसके बारे में बात की गई है, तो गुलामी प्रथा के साथ साथ जाति व्यवस्था के बारे में। निम्नलिखित में से किस जाट नेता ने भरतपुर राज्य की स्थापना की थी, ठीक है, तो भरतपुर राज्य की स्थापना 1722 ईस्वी में देखने को मिलता है हमें, 1722 ईस्वी में चूड़ामन और बदन सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो भरतपुर में राज्य में जो जाट नेता थे चूड़ामन और बदन सिंह, इनके द्वारा स्थापना किया गया था भरतपुर का। बहुत जाट नेता थे, और मतलब कि लड़ झगड़ के, मतलब ये भरतपुर की मिट्टी को बचाने के लिए कि अंग्रेजों का ज़्यादा सत्ता यहाँ पे ना स्थापित हो पाए, इसके लिए, अपने देश के लिए, अपनी भूमि के लिए चूड़ामन और बदन सिंह के द्वारा भरतपुर की स्थापना की गई थी 1722 ईस्वी में। फिर सवाल है फुतुहात आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई है, तो बता दें फुतुहात आलमगिरी जो है जोधपुर जिले में मुगल अधिकारी थे, ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये लिखा गया था। जोधपुर जिले में मुगल अधिकारी ईश्वरदास नागर, ठीक है, ये औरंगजेब के अंदर ही काम करते थे, मुगल के अधिकारी हुआ करते थे, इन्हीं के द्वारा फुतुहात आलमगिरी की रचना की गई है, ठीक है। तो फुतुहात आलमगिरी जोधपुर में मुगल अधिकारी औरंगजेब के अंदर काम किए हुए हैं, तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ईश्वरदास नागर। याद रखिएगा कहाँ पर हैं ये, तो ये जोधपुर में हमें देखने को मिलते हैं, जोधपुर में मुगल के अधिकारी हुआ करते थे ये, ठीक है। आते हैं लॉर्ड नीटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। अच्छा सर, सवाल कुछ अलग है, सवाल है कि ये किससे संबंधित नहीं है, तो ध्यान देना है, यहाँ सवाल पूछा गया है किससे संबंधित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये सवाल है कि किससे संबंधित नहीं है। तो लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल आप देखिएगा वो 76 से लेकर के 78 का देखने को मिलेगा, ठीक है, 76 से लेकर 78 लॉर्ड लिटन का कार्यकाल है। और जो स्टेटिक कमीशन है वो 76 में ही आ चुकी थी, और सशस्त्र अधिनियम भी उसके बाद आया था, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी उसके बाद आया था। और बता दें कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत राष्ट्रवाद को कम करने की बात की गई थी। इल्बर्ट बिल जो है वो लिटन के कार्यकाल में नहीं बल्कि रिपन के कार्यकाल में आया था, ठीक है, रिपन के कार्यकाल में आया था इल्बर्ट बिल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इल्बर्ट बिल जो है, हम लोगों बात कर लेते हैं इल्बर्ट बिल का, तो ये 1883 में आया है, 1783 में आया है, ठीक है, 1783 में आया है इल्बर्ट बिल,
ठीक है 1783, जहाँ बोला गया कि अगर आप चाहें तो उच्च यूरोपियंस के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ न्यायालय में आकर के भी आवाज़ उठा सकते हैं, आपका उतना हक है। ये न्यायालय में आज़ादी कि आप कोर्ट में जाकर के किसी के खिलाफ बोल सकते हैं, इसकी आज़ादी को दिखा रहा था। तो ये जो है ये जो शुरुआत है ये लीटन के द्वारा नहीं बल्कि ये रिपन के द्वारा किया गया है 1773 में। लेकिन यहाँ पर सवाल क्या है, यहाँ सवाल है कि कौन सा नहीं है संबंधित, तो ये किससे संबंधित नहीं है, ये हमारे लीटन जी से संबंधित नहीं है। इसी कारण से आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। याद रखिएगा इनका कार्यकाल 76 से 80 का है और ये 73 के समय का बात किया जा रहा है। इस समय में कौन है, इस समय में हमें रिपन देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर इसका आंसर होगा। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो बक्सर का युद्ध आपको पता ही है 22 अक्टूबर 1765 को ये लड़ाई देखने को जो हमें मिली है। और इस युद्ध में हमें कौन से हस्ताक्षर देखने को मिलते हैं, तो इस युद्ध में हमें ना ही इलाहाबाद की ना ही सुकवाल संधि, ना ही सालबाई, ना ही बेसिन संधि, ये सब अंग्रेज और फ्रांस के बीच में जब लड़ाई हो रहा था तभी भी हमें देखने को मिली है, ठीक है। बेसिन और कर्नाटिक वार में हमें देखने को मिला है, लेकिन इलाहाबाद की संधि शाह शुजा, ठीक है, मीर कासिम याद होगा आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना है अवध के राजा, बंगाल के राजा और मुगल के राजा, ये तीनों जो हैं वो ब्रिटिश के साथ लड़ाई कर रहे हैं। इसी को बैटल ऑफ बक्सर कह के पुकारा जाता है। 22 अक्टूबर 1764 को ये लड़ाई हो रही है, ठीक है। 1764 को ये लड़ाई हो रही है। संधि कब हो रही है, संधि 1765 में हो रही है। तो इसलिए क्या होगी, इलाहाबाद की संधि, इसी के ज़रिए बंगाल के का कर वसूलने का जो ये अधिकार है अंग्रेजों को मिल चुका है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। स्तूप निम्नलिखित में से किस धर्म का प्रतीक है, तो हम लोगों ने इसके ऊपर ऑलरेडी बात किया हुआ है। स्तूप मतलब एक अनलाइक स्ट्रक्चर, फिर ऊपर में हर्मिका, यस्थि और फिर हमारा परिक्रमा कक्ष बना हुआ, वेदिका बनी हुई, ये सब कुछ किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। माना जाता है बौद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद स्तूपों का निर्माण कार्य शुरू हुआ और स्तूपों की संरचना को ढालना शुरू किया गया। तो स्तूप का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखना है। निम्नलिखित में से अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है, तो कलिंग युद्ध का उल्लेख, कलिंग युद्ध हमें पता है 261 ईस्वी में कलिंग में लड़ा गया ये युद्ध, और इस युद्ध में अशोक के द्वारा अपने भाई को मारने का जिक्र किया गया है। और ये माना गया है इस युद्ध में 1.50 लाख लोग लगभग मर चुके थे, और इसी मौत के बाद उनके मन में ऐसा आया कि नहीं, हमें इतने लोगों को नहीं मारना चाहिए, और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कलिंग वर्तमान समय उड़ीसा में पड़ता है, और इसका जो उल्लेख है उन्होंने 13वें शिलालेख में किया है, ध्यान रखिएगा 13वें शिलालेख में किया है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 13th शिलालेख। और पहले में इन्होंने पशु हत्या पर रोक की बात की थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि पहले शिलालेख में इन्होंने पशु हत्या की रोक के ऊपर बात की थी। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सहाली जो श्रीलंकाई वृत्तांत है जो मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है, तो ये कौन सा हमें सिद्धांत देखने को मिलता है, ये महावंश हमें देखने को मिलता है। ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित महावंश और दीपवंश 2 ग्रंथ देखने को मिलते हैं। ये किस भाषा में लिखी गई है, तो ये पाली भाषा में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो महावंश संबंधित है, ये पाली भाषा में हमें देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में वकील था जिसे खाना की उपाधि दी गई थी, तो बता दें कि मुगल सम्राट जब अकबर राजा बन रहे होते तो बहुत अल्प आयु के हैं, 13 साल के मात्र वो हैं, तो उस समय वो गद्दी नहीं संभाल सकते हैं। इसी कारण से उनका जो देख रेख है वो बैरम खां के द्वारा किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में जो वकील थे वो बैरम खां थे, उन्हीं को खाना की उपाधि दी गई थी। और इस दरबार के पूरा जो परिवार का जो पूरा देख रेख है, इस परिवार की जो पूरा देख रेख है वो बैरम खां के द्वारा किया जा रहा था, इसलिए खाना की उपाधि बैरम खां को मिली थी। और ये भी जिक्र किया जाता है कि बैरम खां जो है हज जाने के क्रम में उनकी मौत हो जाती है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बैरम खां उसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का राय किसके मंत्री थे, ठीक है। यहाँ डैश मतलब यही है कि ये किसके मंत्री रहे हैं। हरिहर और बुक्का की अगर बात की जाए तो वो किसके मंत्री रहे हैं, तो बता दे हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है 1336 ईस्वी में। और ये कहा जाता है कि हरिहर और बुक्का को ये साम्राज्य स्थापना करने से पहले मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा आक्रमण किया गया था और यहाँ से उठा करके उनको उत्तर प्रदेश ले गया गया था, किडनैप करके, ठीक है, एक अपहरण करके या फिर बोलिए गुलाम बना करके उनको वहाँ पर लेके जाया गया था। वहाँ पे उनको बहुत दिन तक रखा गया था, लेकिन उसके बाद जो है ये मतलब कि अपने आप को बचा करके निकलते हैं और फिर उसके बाद इन्होंने
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर ली। तो ये इससे पहले जो मतलब कार्य कर रहे थे वो जो मंत्री थे वह काम्पली के यहाँ मंत्री थे, ठीक है। तो ध्यान रखना है काम्पली इसका राइट आंसर होगा। 63 नंबर पे आते हैं मध्ययुगीन इंडो इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पिस्ताक का अर्थ है? तो पिस्ताक का अर्थ हमें किसमें देखने को मिलता है? लंबे प्रवेश द्वार के रूप में, ठीक है। इंडो इस्लामिक हमें यह भी देखने को मिलेगा क्या कि एक मेहराब भी बना हुआ है और हमें शिखर टाइप स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। ये दोनों वास्तुकला में विजयनगर में भी देखने को मिली है। तो पिस्ताक जो है वो हमें लंबे प्रवेश द्वार के लिए यूज होता हुआ नजर आता है, ठीक है। हड़प नीति भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था? हड़प नीति हमें पता है, हड़प नीति के बारे में मैंने जिक्र भी किया है। अगर आपके पास राजा का कोई भी दत्तक पुत्र अगर गोद लिया हुआ कोई पुत्र है तो उसको मान्य नहीं दिया जाएगा। अगर आपका खुद का बेटा है तभी वो गद्दी संभाल सकता है। अगर दत्तक पुत्र है, अगर गोद लिया हुआ पुत्र है तो वो गद्दी पर नहीं बैठ सकता है। ऐसा नियम लाने वाले डलहौजी थे, ठीक है, डलहौजी थे। 1848 से लेकर के 56 तक इनका कार्यकाल था। इसी के जरिए सतारा और झांसी जैसी जमीनों को इन्होंने मिलाने का कार्य किया और हमें रानी लक्ष्मीबाई का भी यहीं से जिक्र देखने को मिलता है, वो इन्हीं के खिलाफ थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत पहली बार प्रांत चुनाव कब हुए थे? तो पहली बार प्रांत चुनाव 1937 में हुआ था, ठीक है। तो 1935 अधिनियम के तहत ही हमें यह देखने को मिलता है कि भारत में आरबीआई का गठन भी किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना 1937 इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर पे कि सिख नेता रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से है? तो रंजीत सिंह के बारे में माना जाता है कि वो शुकर चकिया इससे आते थे, ठीक है। ये जो मिसल है मतलब क्या संघ होता है, ठीक है, संघ मतलब मिसल कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, माना जाता है कि ये जो है शुकर चकिया संघ से आते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद आते हैं 67 नंबर पे। बिहार सरकार ने राज्य की लड़कियों के लिए महिला के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो वो महिला किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम उनके द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा कि महिला किशोरी स्वास्थ्य योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया, जिसमें मुफ्त सैनिटरी पैड प्रदान किया जा रहा है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक राज्य में टीबी मुक्त, कि अब इंसान को टीबी नहीं होगा, ऐसी मुक्त रखने का लक्ष्य रखा है? भारत सरकार का लक्ष्य है वो 2025 से आगे जारी है। तो ये कब से रखा गया है? ये 2030 तक रखा गया है। क्या टीबी मुक्त भारत बनाया जाएगा? टीबी मुक्त बिहार बनाया जाएगा। बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा रबड़ डैम गया जी डैम फुगलू नदी के किनारे बनाया जा रहा है? तो ये देखिए आंसर में ही छिपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे छिपा हुआ है गया जी डैम। तो गया जी डैम किससे संबंधित है? गया से संबंधित है, गया जिले में बनाया जा रहा है, यही नाम बदल चुका है, अब गया जी हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जातीय जनगणना मतलब कास्ट सर्वे करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? बहुत ज़्यादा इस पे भी था, बहुत ज़्यादा ये वायरल टॉपिक चल रहा था बिहार पे, ठीक है, डिबेटेबल टॉपिक था, हर न्यूज़ में चल रहा था। तो बिहार एक पहला जातीय जनगणना का पहला देश में ये बना है जिनके द्वारा ये सर्वे किया गया है। तो 71वें नंबर से चंद्रग्रहण घटित होता है, ये विज्ञान का सवाल है और आपको इसके साथ मनु सर लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो मेरे साथ इतना ही, आप यूँ ही टेस्ट देते रहें और ऊँची उड़ान के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऊंची उड़ान के इस सफलता सीरीज में। तो आज हम बात करेंगे बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 46 के बारे में। इससे पहले आपको सुमित सर और आदित्य सर ने बहुत बढ़िया से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट वगैरह बहुत शानदार तरीके से बताया होगा। अब हम लोग साइंस कवर करने वाले हैं, उसके बाद मैथमेटिक्स कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सूर्य के प्रकाश की लाल और हरी तरंगदैर्घ्य, सूर्य के प्रकाश की लाल और हरी तरंगदैर्घ्य के अलावा सूर्य के प्रकाश की कौन सी अन्य तरंगदैर्घ्य समुद्र में पानी के अणुओं के द्वारा क्या होता है? तो अवशोषित होती है। अगर बात करें सूर्य के प्रकाश की, तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, 7 रंग। उस 7 रंग कौन कौन से होते हैं? तो उसके लिए एक ट्रिक होता है, बैजानी, हॉपी, ठीक है, नाला। वै से हो जाता है बैगनी, वै से बैगनी हो जाता है, ठीक है। वै से क्या हो जाता है? तो बैगनी हो जाता है, बैगनी। जा से हो जाता है जामुनी, नी से नीला हो जाता है, ह से हरा हो जाता है, पी से पीला हो जाता है, ना से नारंगी हो जाता है, नारंगी, ठीक है, नारंगी, और ला से लाल हो जाता है।
अब बात करें तरंग दैर्घ्य किसका अधिक होता है और किसका कम होता है, तो इधर जो है सबसे ज़्यादा उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और इधर वाले का सबसे ज़्यादा होता है। यानी बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, ठीक है, बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, वहीं लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। यानी इधर से बढ़ते क्रम में तरंग दैर्घ्य बढ़ता चला जाता है। ओके, तो जिसका तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होता है ना, पानी के अणुओं के द्वारा उसको बहुत जल्दी अवशोषित कर लिया जाता है। तो लाल को भी हालांकि समुद्र के सतह पे ही अवशोषित कर लिया जाता है, ज़्यादा गहराई तक वो नहीं जा पाता है, लेकिन जिसका तरंग दैर्घ्य कम रहता है वो काफ़ी गहराई तक पहुंच जाता है। इसलिए पानी का रंग अक्सर देखिएगा कि नीला रहता है, ठीक है, क्योंकि नीला रंग जो होता है ना उसको जल जल्दी अवशोषित नहीं कर पाता है, पानी के अणु उसको अवशोषित नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो काफ़ी गहराई तक चला जाता है, इसलिए उसका रंग क्या होता है, तो नीला रहता है। अब इसमें क्या कह रहा है कि लाल के अलावा, ठीक है, लाल और हरा के तरंग दैर्घ्य के अलावा कौन सा रंग है जिसको जल के अणुओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, तो लाल के जस्ट पहले एक रंग होगा जिसका नाम होगा नारंगी। इसका भी तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए जल के अणुओं के द्वारा उसको अवशोषित कर लिया जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नारंगी हो जाता है। सही ऑप्शन हमारा जो हो जाता है नारंगी हो जाता है। फिर आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है। तो समुद्र की धाराओं को कौन नहीं प्रभावित करता है, तो पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र ये समुद्र की धाराओं को एक तरह से प्रभावित नहीं करते हैं, ठीक है। सूर्य का ताप होता है, इसके चलते क्या होता है, तो तापमान में परिवर्तन होता है, ठीक है, पानी के तापमान में घनत्व में परिवर्तन होता रहता है, जिसके चलते पानी इधर उधर गति करते रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो ये भी पानी जल को प्रभावित करता है, ठीक है, और कोरियालिस बल तो करता ही है, कोरियोलिस बल के चलते होता ही है। ज्वार भाटा जो होता है एक तरह से गुरुत्वाकर्षण के ही कारण ही आता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और अपस्फीति वाले गुब्बारों द्वारा पैदा होने वाले प्ररोध की व्याख्या करता है। क्या कह रहा है, तो ये हो जाता है न्यूटन के गति का प्रथम नियम, तृतीय नियम। न्यूटन के गति का नियम में जो तीसरा नियम है वो क्या कहता है, हर क्रिया का क्या होता है, तो प्रतिक्रिया होता है, हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, ठीक है, प्रतिक्रिया होता है। अगर रॉकेट इंजन की बात करें तो रॉकेट इंजन जब लॉन्च होता है तो काफ़ी प्रेशर में हवाओं को नीचे की तरफ छोड़ता है, ठीक है, अपना दबाव के साथ वो नीचे की तरफ छोड़ता है और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप वो ऊपर बढ़ता है, यानी आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये भी क्या किस सिद्धांत पे कार्य करता है, क्रिया प्रतिक्रिया, यानी कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम। जेट इंजन सेम वैसे ही कार्य करता है, अपस्फीति वाले गुब्बारे वैसे ही कार्य करते हैं। अगर बाई चांस आपको गुब्बारा अगर आपके कभी हालांकि हर कोई गुब्बारा से खेला हुआ, हम लोग क्या करते हैं उसको फुला के बिना बांधे छोड़ते हैं तो हवाएं एक तरफ भागती हैं और पीछे गुब्बारा भागता है। वो किसके कारण भागता है, क्रिया प्रतिक्रिया के कारण। तो हमारा सही ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज़ प्रकाश की चमक, बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज़ प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में बहुत बाद में सुनाई देती है। यह क्या दिखाता है। अगर बात करें प्रकाश की चाल की, तो प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁻⁴ क्या होता है, 8 होता है, ठीक है, यानी 3 करोड़ मीटर प्रति सेकंड होता है। वहीं अगर ध्वनि की बात कर लें, ध्वनि की चाल कितना होती है, 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। एक सेकंड में 343 मीटर तय कर रहा है। और वहीं प्रकाश जो है वो एक सेकंड में 3 × 10⁸ यानी कि लगभग 3 करोड़ मीटर दूरी तय कर दे रहा है। तो यानी इसका गति काफ़ी तेज है, काफ़ी इसके तुलना में कोई लाखों गुना तेज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज है। तो हम क्या कह सकते हैं, ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ध्वनि की जो गति होती है प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को ... कहा जाता है। तो जो भूतापीय ऊर्जा होती है वो हालांकि कहाँ से प्राप्त होती है, तो पृथ्वी के अंदर से ही जो कोयले से उष्मा प्राप्त होता है या जो कुछ भी, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है। जो कोयला से ऊर्जा बनता है भूतापीय ऊर्जा ही होता है, ठीक है, जो पृथ्वी से ही हमको प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है, किया गया कार्य क्या होगा। ओके, कार्य बराबर क्या होता है, हम बताए भी होंगे पहले। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन होता है, ठीक है। इसमें अब देखिए, यानी कि कार्य तभी होगा जब उस पर बल लगेगा और उसमें विस्थापन होगा, ठीक है। यहाँ पे कॉस थीटा भी रहता है, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का मतलब कितने कोण पे हालांकि वो विस्थापन हो रहा है वो भी यहाँ पे दर्शाना रहता है। हालांकि इतना ही से हमारा काम चल जाएगा। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। अब देखिए, कार्य करने के लिए बल लगाया जाता है और जरूरी सबसे है कि वो विस्थापित होना चाहिए। अब एक वृत्त में क्या विस्थापित हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है फिर यहीं जाके रुक जा रहा है, मतलब एक चक्कर लगा रहा है फिर उसी बिंदु पे आ जा रहा है।
बल तो लगा रहा है लेकिन उसमें विस्थापन कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। एक चक्कर लगाने के बाद फिर वहीं आ जा रहा है। तो एक तरह से ये क्या कर रहा है, शून्य कार्य कर रहा है, शून्य शून्य कार्य कर रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन वही हो जाएगा, ठीक है, शून्य सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी शून्य हो जाता है। नेक्स्ट हो जाता है किसी सरल लोलक, किसी सरल लोलक को किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है तो वहाँ उसका आवर्तकाल क्या होता है। ठीक है, देखिए एक फार्मूला होता है क्या, तो आवर्तकाल टी को कहते हैं, टी बराबर 2 पाई रूट एल बटे जी। ठीक है, एल बटे जी ये होता है इसका फार्मूला। अब देखिए आवर्तकाल और गुरुत्वाकर्षण ये क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण अधिक है तो आवर्तकाल कम होगा, अगर गुरुत्वाकर्षण जहाँ कम है वहाँ आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, किसी सरल लोलक को किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है तो वहाँ उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो देखिए गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, कम होगा। ठीक है, वहाँ पे ऊपर जाने पे गुरुत्वाकर्षण कम होगा जिसके चलते उसका आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आवर्तकाल बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेमी लंबी है, उसका टिक की गति होगी, टिक की गति होगी, टिक की गति, सुई कितना है तो 2 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, तो टिक की गति पूछ रहा है। तब देखो उछलता कितना है वो पहले देख लेते हैं। ये है, ऐसे ही घड़ी गोलाकार में चलता है तो इसका हम अगर पूरा चाल ज्ञात करें, एक परिधि उसके लिए हमको परिधि निकालना पड़ेगा और परिधि का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, और यहाँ आर तो यही है 2 सेंटीमीटर, जो सुई की लंबाई है वही आर है। तो हमारा परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 2 यानी कि 4 पाई, हमारा परिधि क्या हो गया 4 पाई हो गया। अब उसकी टिक की गति ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, 4 पाई बटे 1 मिनट में कितना सेकंड होता है वो नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/15। ठीक है, यानी पाई बटे 15, पाई बटे 15, पाई का मान कितना हो जाता है 3.114 यानी कि 15। इसको कट करने के बाद लगभग यही आ जाएगा हमारा आंसर 21, सॉरी ये नहीं आएगा, दशमलव में आएगा, 0.2093 आएगा। ये कट करेंगे हम लोग तो 0.209 करके आएगा, यानी कि लगभग 0.21 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड आएगा। बाकी तो उसके आसपास भी नहीं है, वही सबसे सटीक आंसर हो जाता है। फिर बात कर लेते हैं 90 किलोग्राम पानी से प्राप्त की जा 90 किलोग्राम, ठीक है, 90 किलोग्राम पानी से प्राप्त की जा सकने वाली ऑक्सीजन की मात्रा क्या है। तो 90 किलोग्राम में हम देखिए जल का जो फार्मूला क्या होता है, जल को हम ऐसे लिखते हैं H2O। ठीक है, इसको द्रव्यमान में हम लोग गणना करें तो देखो H का द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है और इसके अणु कितने हैं 2 हैं, तो 2 गुणे 1 यानी कि 2, इसका द्रव्यमान H2 का द्रव्यमान 2 हो गया। और ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है, 16 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 16 2 18, अगर हमारा टोटल पानी 18 किलोग्राम है, 18 किलोग्राम है तो इसमें क्या होगा तो 2 kg क्या होगा तो हाइड्रोजन होगा और 16 kg क्या होगा तो ऑक्सीजन होगा, यही अनुपात में आएगा। ठीक है, अब 18 के कितना गुना 90 है तो लगभग 18 5 गुना है। ठीक है, 18 का 5 गुना 90 होता है, तो 16 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 16 5 कितना 80 हो जाएगा, 80 kg सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 80 kg हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 6.023 इंटू डी 10⁻23 अणुओं, परमाणुओं या आयनों के समूह को कहते हैं, तो इसको हम मोल कहते हैं। 1 मोल बराबर इतना होता है। ठीक है, 1 मोल बराबर इतना ही होता है। 1 मोल का मान कभी कभी पूछ दे तो ध्यान रखिएगा, उतना ही होता है। आगे देख लेते हैं कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य क्या होता है। तो कार की बैटरी में क्या प्रयोग होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, लेड एसिड बैटरी जो प्रयोग होती है कार में उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है, ये तो हमारे पेटों में पाया जाता है। ठीक है, आश्रित जल भी हालांकि प्रयोग होता है, लेकिन वो क्या नहीं है तो अपघटक एक तरह से नहीं कह सकते हैं, वो विद्युत का अपघटक नहीं है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल सही हो जाता है। हालांकि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या डाला जाता है, जल भी प्रयोग होता है, वही जल होता है आश्रित जल। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। देखो दो अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, एक देता है एक लेता है, देता लेता है, तो इसको क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। वहाँ पे दोनों में हो रहा है ना, एक दे रहा है तो ले भी रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। ओके, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो कभी भी कार्बन के साथ ही किया जाता है। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हमारा सही ऑप्शन कार्बन हो जाएगा। कार्बन के 1/12 भाग से उसकी तुलना की जाती है। अब बात कर लें निम्नलिखित तत्वों में से
किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है? परमाणु संख्या यहाँ पूछ रहा है। मैग्नीशियम का कितना होता है? मैग्नीशियम का होता है 12, ठीक है। नियोन का होता है 10, सोडियम का होता है 11, फ्लोरीन का होता है 9, एल्यूमिनियम का होता है 13। तो 12 से अधिक कौन है? तो 13 है, यानी कि एल्यूमिनियम हमारा सही हो जाता है। एल्यूमिनियम सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पद पर अल्फा का प्रकीर्णित प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए प्रयोग किया गया था? तो देखिए उन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है, स्वर्ण पद पर एक चादर लिए थे, उस पर अल्फा कण प्रवाहित किए थे, ठीक है। प्रवाहित करने के बाद उनको पता चला कि इधर से जो कीड़े जा रही हैं वो पार कर जा रही हैं, इधर से भी पार कर जा रही हैं, लेकिन बीच में जो कीड़े हैं वो पार नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। ये अल्फा कण बीच को पार नहीं कर पा रही हैं, जिससे उन्होंने पता लगाया कि यहाँ का जो द्रव्यमान है और घनत्व है वो अधिक होता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये केंद्रक है। केंद्रक कहाँ गया? नाभिक, ठीक है। परमाणु का नाभिक का पता हालांकि उन्होंने इसी प्रक्रिया से लगाया था। अब बात कर लें तो निम्नलिखित में से गोश्त यानी मांस के लिए मुर्गी का उत्तम नस्ल कौन सा होता है? तो ये कौन सा हो जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा कार्निश। लेग हॉर्न मत लेग पीस के लेग पीस सुन के लेग हॉर्न नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। कार्निश होता है। ये अंडा के लिए फेमस है, ये अंडा देने के लिए फेमस है, काफ़ी अधिक मात्रा में अंडा देती है। ये मांस के लिए ही फेमस है, लेकिन उसके इतना नहीं, कार्निश इतना नहीं। फिर देख लेते हैं स्वस्थ त्वचा और दांतों के लिए कौन सा अमीनो एसिड आवश्यक है? क्योंकि यह दांतों के इनेमल, कोलेजन और इलास्टिक का एक घटक होता है। तो ये कौन सा हो जाता है? अगर बात करें एकदम सटीक इसका आंसर का तो कोई नहीं है, लेकिन ये उसके पैमाने को लगभग तय करता है। अर्जिनिन हो जाता है। फिर देख लें हम लोग 88 पौधे में जल परिवहन ऊतक कौन है? तो पौधों में जल परिवहन जो करता है उसको जाइलम कहते हैं। जल मतलब जाइलम। और वहीं बात कर लें फ्लोएम, तो ये पत्तियों से भोजन जो प्राप्त करता है, ग्लूकोज वगैरह, ठीक है, उसको क्या करता है? पूरे पौधों के हिस्सों में पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। ये भोजन का परिवहन करता है और ये जल का परिवहन करता है। ओके। फिर बात कर लें एक ऐसे तरीके की पहचान करें जो किसी गैर संचारी रोग को किसी में होने से नहीं रोकता है। तो रक्त आधान नहीं रोकता है, ठीक है। रक्त आधान गैर संचारी रोग क्या होता है? तो बात कर लें गैर संचारी रोग का, तो ये जो हृदय रोग होता है, हृदय रोग हो गया, मधुमेह या बात कर लें कैंसर वगैरह जो हो गया, मतलब एक से दूसरे में नहीं फैलता है, उसे गैर संचारी रोग कहते हैं। तो ये किसको नहीं रोकता? रक्त आधान जो होता है ना, रक्त आधान बहुत सारे बीमारियों को रक्त के माध्यम से ही, जैसे हम किसी को ब्लड देते हैं तो अब क्या पता हमारे ब्लड में कौन कौन सी बीमारी है, तो वो बीमारी भले ही गैर संचारी न हो, ठीक है, लेकिन उसके शरीर में जाएगा वो ब्लड, तो हो सकता है कि वही बीमारी उसको भी हो जाए। गैर संचारी की वजह से नहीं, गैर संचारी होने के चलते नहीं, लेकिन आप रक्त दे रहे हैं तो उस रक्त में तो बीमारी है, तो उसके चलते हो भी जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन रक्त आधान हो जाएगा। ओके। 90 के बाद हमारा क्या आ जाता है? 91 आ जाता है। चलिए 91 हम लोग देख लेते हैं। 91 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 90 हम लोगों ने नहीं देखा क्या? ओके ठीक है। डॉट आमतौर पर प्रयोग में आने वाली दवा है जो दर्द का उपचार तथा उच्च शारीरिक तापमान को कम करने में सहायक होता है। यानी बुखार और दर्द को कौन सही कर सकता है? तो पैरासीटामोल ही सही कर देता है, ठीक है। पैरासीटामोल ही दर्द वगैरह हो या बुखार हो उसको सही कर देता है। तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या कह रहा? कौन सा कोशिकांग अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? तो ये हो जाता है अंतःद्रव्य जालिका, ठीक है, अंतःद्रव्य जालिका ये हो जाता है। हालांकि ये प्रोटीन और लिपिड का भी यहाँ पे निर्माण होता है, ठीक है। प्रोटीन प्लस लिपिड निर्माण के लिए ये सतह प्रदान करता है, ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये प्रोटीन निर्माण के लिए और लिपिड निर्माण के लिए सतह भी प्रदान करता है, और क्या करता है? परिवहन, कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग भी प्रदान करता है। तो निर्माण और मार्ग दोनों का कार्य करता है। अब बात कर लें रक्त में थक्का जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको क्लोथिंग कहते हैं, क्लोथिंग, ठीक है। क्लोथिंग स्कंदन, यानी कि हिंदी में इसको स्कंदन कहते हैं। अब बात करें हीमोफीलिया क्या है? तो ये अनुवांशिकी रोग है और इसमें ब्लड का क्लोथिंग नहीं होता है, ब्लड जमता नहीं है। जिसमें हीमोफीलिया रहेगा उस पर हाथ वगैरह कट जाए तो जल्दी ब्लड जमेगा नहीं, लगातार गिरते रहेगा। तो हीमोफीलिया एक क्या है? तो अनुवांशिकी बीमारी है। फिर बात कर लेते हैं आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर पद्धति में जो बाइनरी के तौर पे प्रयोग किया जाता है ना, वो द्विआधारी अंक होता है। द्विआधारी अंक अक्सर देखते होंगे कहीं बार कोड वगैरह के नीचे क्या देगा? 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 ऐसे करके देखता है, यानी द्विआधारी अंक ही होता है। उसमें 0 और 1 का ही प्रयोग होता है।
0 और 1 का ही प्रयोग होता है, ठीक है। तो यही हो जाता है द्विआधारी अंक पद्धति। फिर देख लेते हैं पद MB का प्रयोग, MB का प्रयोग किया जाता है। MB का प्रयोग किस में किया जाता है? मेगाबाइट्स में, ठीक है। MB का मतलब क्या होता है? मेगाबाइट्स। एक यहाँ पे मेगाबिट्स भी है, मेगाबिट्स। ये किसके लिए होता है? तो स्टोरेज, वो क्या कहते हैं, वो शब्द संसाधन के लिए। जैसे नेट स्पीड जो होता है ना, नेट स्पीड, उसको हम इसी में गणना करते हैं मेगाबिट्स में। क्या MBPS करके नहीं देता है, 45 MBPS या कुछ करके ऐसे करके देता है, तो वो इसमें काउंट होता है मेगाबिट्स में, लेकिन ये स्टोरेज है, ठीक है, मेगाबाइट्स में। हाँ, अब आ गया हम लोग का मैथमेटिक्स। देख लेते हैं मैथमेटिक्स को। ओके, मैथ को हम लोग देख लेते हैं, चलिए। ओके, क्या कह रहा है? तो दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है। यदि छोटी संख्या में से 25 घटा दिया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1 संबंधी 2 हो जाएगा। यहाँ एक बात ध्यान देना है, दो संख्याओं का अंतर 5 है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? y, ठीक है, 1 मिनट, हाँ, छोटी संख्या x, बड़ी संख्या y कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बड़ी में से छोटी घटा देंगे तो 5 बचेगा, यानी कि y माइनस एक्स बराबर 5। ये इक्वेशन हो जा रहा है ना। अब इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, क्या? y बराबर 5 प्लस एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, दोनों ध्यान में रखिएगा। ये तो हो गया छोटी बड़ी, ये पहला इक्वेशन हम लोगों ने पूरा कर दिया। अब देख लेते हैं, यदि छोटी संख्या में से 25 घटा दिया जाए, छोटी संख्या क्या है? x में से हम लोग 25 घटा देते हैं। और क्या कह रहा है? बड़ी संख्या में से क्या? तो 20 घटा देते हैं। बड़ी संख्या क्या है? y है, तो y माइनस प्लस करना है, यहाँ y प्लस 20 कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? अनुपात 1 संबंधी 2 हो जाएगा। यही हो जाता है 1 संबंधी 2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तिर्यक गुणा करके सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 2x प्लस माइनस ना होगा, माइनस 50 इक्वल टू y प्लस 20 हो जाएगा, है कि नहीं? y प्लस 20। अब देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, y का वैल्यू यहाँ जो निकला हुआ है वो पुट कर देंगे। y बराबर 5 प्लस एक्स दिया हुआ, तो y के बदले हम लोग वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 2x माइनस 50 तो है ही है पहले से, बराबर y की जगह पे हम लोग क्या करेंगे? x प्लस 5 प्लस एक्स है तो उसको x प्लस 5 भी लिख सकते हैं, प्लस 20 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस 25 हो गया, 25 हो गया ना। अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इसको इस x को इधर लेके जाएंगे तो 2x में से एक x घट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा x, और फिर 50 इधर आ जाएगा तो इधर तो प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 75। तो x का वैल्यू आ गया 75। और शुरू में क्या कह रहा है? दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है। अगर इसको यहाँ पे 75 हम लोग x का वैल्यू रख देते हैं 75, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ वही पूछ रहा है, बड़ी संख्या क्या है? प्लस 5 है, प्लस 5 है ना, यानी कि 75 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाता है? बड़ी संख्या का 80 हो जाता है, 80 हो जाता है, ठीक है, 80 हो जाता है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 45 प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 52 प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 55.20 प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 15% का लाभ हो? इसमें एलिगेशन मेथड का प्रयोग करेंगे हम लोग, एलिगेशन मेथड प्रयोग करने के लिए इसको भी, जो 15% लाभ के बाद इतना रुपया हुआ है, तो हम उसको मूलधन पे ला देते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? 55.20 को 100/115 करके, 115 मतलब 15% इसमें फायदा जुड़ा हुआ है ना, तब इतना हुआ है, लेकिन हमको कितना पे लाना है? अपने मूलधन पे लाना है, तो 115 कर देंगे। अब इसको कट कर देते हैं हम लोग, 23 20 23 दूनी 46 है ना, 23 चौको 92, ठीक है, यहाँ 46, हाँ ठीक है, 9 92 हो जाएगा। ओके 4 यहाँ पे हो जाएगा, हम 9 कर रहे हैं। अब देखो 44 दूनी 48 यहाँ पे हो जाएगा, ये 10 हम लोग यहाँ पे जाएगा तो हट जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या निकल के आ गया? 48 निकल के आ गया। अब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। अब एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एक तरफ क्या है? 45 है, और एक तरफ क्या है? 52 है। अब ये यहाँ पे बीच में उसको रखते 48 को। अब एलिगेशन मेथड का प्रयोग कर लेंगे, हमारा निकल जाएगा, है ना। 45 में से 48 में से 45 घटाएंगे तो कितना होगा? 3, और 52 48 से कितना ज़्यादा है? तो 48 4 है, तो हमारा यही रेशियो आ गया, 4:3 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4:3 सही हो जाएगा, 4:3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक बाइक की मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और फिर 8% की वृद्धि की गई, तो बाइक के मूल्य में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि क्या है? ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ लगाने की बात कर रहा है, तो सिंपल एक तरीका आप जानिएगा। कोई अंक मान लीजिए, ये अंक है, इतना दिया हुआ, ठीक है। अब क्या
अब यहाँ पे नहीं, ये छोड़िए, इस तरीके से हम लोग बाद में देखेंगे। सीधा सीधा इसको इस पे लगा लेते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, इस पे रख दीजिएगा वैल्यू। एक को a मान लेते हैं, एक को b मान लेते हैं, ठीक है। इस पे इसका वैल्यू रख देंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ 10 दिया है प्लस 8 हो गया, प्लस 10 गुणे 8 80 हो जाएगा बटे 100। तो 100 से काटेंगे तो ये 80 हो जाएगा। 10 8 18, 18.80 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 18.80 कहाँ पे है? सी में है। 18.8 कहाँ पे है? सी में है। अब देखते हैं, यदि 2 वर्ष पहले रवि ने मोनू से 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3000 की राशि उधार ली थी, तो उसे चुकाने के लिए रवि द्वारा मोनू को कुल कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा है। यहाँ पे देखो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कह रहा है, या तो फार्मूला पे रख के निकाल लीजिए, नहीं तो एक आसान तरीका होता है जो हम लोग अक्सर एग्जाम में प्रयोग किए हुए हैं। तो वो क्या होता है, तो हम लोग को पता है, जैसे कि मान लो ये 100 है, 100 का 10% कितना हो गया, इधर से दाहिने से एक अंक पे दशमलव लगा दो, ये 10% हम लोग निकल गया। और 2 अंक इधर से 2 अंक बाद अगर दशमलव लगाते हैं तो ये 1% निकल के आएगा, यही होता है 1%। तो यहाँ पे 4% है, किसका? 3000 का 4%, पहले साल 4% निकाल लेते हैं हम इसका। तो यहाँ 2 अंक, मान लो 3000 है, 3000 है ना, तो 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 1% हो गया, यानी कि 30 1% के बराबर है। तो इसका 4% कितना हो जाएगा? 3 चौको 12, यानी कि 120 4% हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें जोड़ लेंगे, ठीक है। इसमें 3120, ठीक है, 120 3000 में जोड़ लेंगे तो 3120 हो गया। ये एक साल का मिश्र धन हो गया। अब दूसरे साल में भी सेम वही प्रक्रिया करेंगे, 2 दशमलव बाद अंक लगा लेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 4 से। 0 4 दूनी 8, 4 एकम में 4 और 4 3 12, क्या हो जाएगा यहाँ पे 124.8 आ रहा है, 124.8। तो पहले से 3120 तो हमारा निकल गया था, अब इसमें 124.8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 4 2 3, यही हमारा आंसर निकल के आ गया। 3244.8 हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी में है 3244.8 सही आंसर। फिर देख नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक स्वास्थ्य क्लब में 80% सदस्य पुरुष हैं और शेष 20% महिलाएं हैं। पुरुष सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है और महिलाओं के सदस्यों की आयु 40 वर्ष है। तो इस स्वास्थ्य क्लब में सभी सदस्यों की संयुक्त औसत आयु ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इनकी संख्या कितनी है, तो 100 मान लेते हैं, ठीक है। इनकी संख्या 100 मान लेते हैं। तो 100 में पुरुष कितने होंगे, पुरुष 80 है और महिला 20 है। पुरुषों का औसत 30 है, ठीक है, तो गुणे 30 कर देते हैं, और महिलाओं का औसत 40 है तो गुणे 40 कर देते हैं। तो 8 3 24, ये 2400 हो गया और 4 दूनी 800 ये हो गया, और दोनों को हम लोग प्लस कर दें तो 800 को 3200 हो जाएगा। 3200 को 100 से भाग दे देंगे, जो हमने 100 माना हुआ था, ठीक है, तो कट गया ये, तो 32 हमारा आंसर आ गया, यानी कि डी सही हो जाएगा। फिर हम लोग देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यक्स वाई से 2 गुना कुशल श्रमिक है। यक्स वाई से 2 गुना कुशल श्रमिक है और दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं। यक्स अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये देखिए, ये बनाइएगा ना तो थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसका सबसे आसान तरीका होता है ना, ऐसा क्वेश्चन कभी भी ऐसा सेम अंक कोई भी हो ऐसा सेम पूछे तो इसका सीधे 3 गुना कीजिए, 14 गुणे 3 है ना, तो 42 हो गया। 42 जो आएगा ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ एक्स वाई से 2 गुना कार्यकुशल है, एक्स वाई से 2 गुना कार्यकुशल है, यानी 2 गुना ये कार्य करता है जितने समय में ये 1 गुना करता है। तो यानी देखिए, इसका मान ये सीधे निकल के आ गया 4200, और इसका आधा हम लोग कर देना 42 का सीधा आधा कर दें, यानी कि 21, तो ये x का मान निकल के चला आएगा, ठीक है, x का मान निकल के चला आएगा। और यहाँ यही पूछ रहा है, यक्स अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो यक्स 21 दिन में। ये सीधा सीधा सवाल है, मिनटों में सेकंडों में लगाने वाला सवाल है, सेकंडों में ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 42 हो जाएगा किसका, y का, और 21 x का। ये सीधा सीधा एकदम नो बकवास, सीधा सॉल्व। तो इस तरह आज का डिस्कशन हमारा समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।